ऑफ द इम्पोर्टेंट डायनास्टी ऑफ आवर हिस्ट्री इज कॉल्ड मुगल डायनास्टी। तो कल जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने आपको कहा था कि इब्राहिम लोदी जो था लास्ट रूलर लोदी डायनास्टी का, उसके साथ वो काफ़ी एरोगेंट था, काफ़ी जो है गंदा आदमी था। हर 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 इंसान की जो है वो ह्यूमिलेशन करता था, तो जिस वजह से बाबर को बुलाया गया। और जब बाबर इंडिया में आया तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की जो है मौत हो जाती है और बाबर जो है हिंदुस्तान का रूलर बन जाता है, जहां से मुगल डायनास्टी की शुरुआत होती है। तो आज हम पहले जानेंगे कि मुगल डायनास्टी क्या थी, कहां से आए थे, कौन था और ये इनका ओरिजिन क्या था। तो पहले आप यहां पे देखेंगे द ग्रेट सिक्स, BHAJSA। कोई बताएगा इसका मतलब? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। Yes. So these are the great six rulers of मुगल डायनास्टी। मुगल डायनास्टी जो हिंदुस्तान की एक बड़ी ही फेमस डायनास्टी मानी जाती है। इसमें सिक्स बहुत सारे रूलर्स थे। बहादुर शाह जफर जो था वो लास्ट रूलर था, लेकिन जो बड़े ग्रेट रूलर इसके हैं वो है सिक्स, जिसमें आता है बाबर, उसका बेटा हुमायूं, उसका बेटा अकबर, उसका बेटा जहांगीर, उसका बेटा शाहजहां और उसका बेटा औरंगजेब। तो ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। पहले बाबर आया था, फिर उसका बेटा, उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और फिर औरंगजेब, जिनको हम ग्रेट सिक्स मुगल्स भी कहते हैं। तो पहले जब हम बात करते हैं मुगल एम्पायर की, तो बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर एंड ही वाज द फादर ऑफ हुमायूं। हुमायूं का बाप, जिसको बाबर कहते हैं, वो मुगल डायनास्टी का फाउंडर था। तो पहला यहाँ पे समझना है कि मुगल डायनास्टी का फाउंडर बाबर था। बाबर चूंकि हिंदुस्तान में काफ़ी पॉपुलर है, बाबर का नाम हर रोज़ लोग लेते हैं, बाबरी मस्जिद के नाम से हम जानते हैं बाबर को। तो बाबर जो है बड़ा ही बहादुर था। बहादुर होने के साथ साथ बड़ा काबिल था, इंटेलिजेंट था, और साथ ही वो बड़ा शौकीन था। हर एक चीज़ जो एस्थेटिक सेंस होती है, लिटरेचर हो या पोइट्री हो, हर एक चीज़ में उसका बड़ा इंटरेस्ट था। तो बाबर कौन था? हु वर मुगल्स एंड हु वाज बाबर। मुगल्स की अगर हम बात करें तो मुगल्स जो है ये असल में मंगोल खानदान से है। मंगोल खानदान में चंगेज खान का नाम सुना होगा। तो चंगेज खान का ही एक बेटा था जिसके नाम पे ये बाद में जो है ये डायनास्टी जन्म लेती है। तो इनका जो ओरिजिन है, इनके जो एंसेस्टर्स थे वो चंगेज खान से मिलते थे, इसीलिए मंगोल से ये मुगल बन गए। तो मुगल इनका ओरिजिन है। अब पहला जो हमारा किंग आता है इंडिया में वो है बाबर, जिसका पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो बाबर ने हिंदुस्तान के ऊपर रूल किया 1526 से लेकर 1530 तक। तो बाबर के बारे में ये जानें कि बाबर जो है, इसके अगर हम इसके खानदान की बात करें तो फादर के साइड से वो तैमूर खान, तैमूर जो किंग था उसके उसकी डायनास्टी से मिलता है, और मदर के साइड से चंगेज खान से मिलता है। यानी दोनों साइड से, बाप के साइड से भी और माँ के साइड से भी वो बादशाही मिजाज रखता था। इसीलिए उसको बचपन से ही पॉलिटिक्स में रूल करने में इंटरेस्ट था, और उसको मौका भी मिला एट द एज ऑफ 11, 1494 में, जब बाबर की एज सिर्फ 11 साल थी। और अपने बाप के मरने के बाद, जिसका नाम था उमर शेख मिर्ज़ा, उसके मौत के मरने के बाद उसको बनाया गया किंग, रूलर फरगना का। फरगना जो इस वक्त चाइनीज तुर्किस्तान में है। तो पहली बार 11 साल की एज में बाबर को रूलर बनाया गया, किंग बनाया गया, और उसके बाद उसकी शुरुआत होती है। वो वहां से निकलकर फिर वो सारी दुनिया पे रूल करने का सोचता है, क्योंकि बाबर जो मैंने आपको पहले कहा कि काफ़ी पावरफुल था, काफ़ी ताकतवर था। कहते हैं दो आदमियों को अपने कंधों पे उठा के वो पहाड़ पे चढ़ता था, इतना वो बहादुर था। और इसीलिए जंग लड़ने में उसको काफ़ी मज़ा आता था। एंड दैट इज़ वाई इन 1504 बाबर ऑक्यूपाइड काबुल। बाबर ने काबुल पे हमला किया, काबुल को फतह किया, और काबुल जो है बाबर का बाद में मकबरा भी बना। काबुल में ही उसका फिर उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि काबुल के अंदर ही उसको दफन किया जाए, और आज भी आपको बाबर का मकबरा काबुल में ही मिलेगा। हालांकि वो हिंदुस्तान में मरा था, आगरा में, लेकिन बाद में उसको काबुल ले गए। इन 1524 बाबर ऑक्यूपाइड लाहौर। 1524 में बाबर ने लाहौर पे कब्जा किया। इन नवंबर 1525 बाबर अटैक्ड एंड ऑक्यूपाइड पंजाब अगेन। उसके बाद उसने पंजाब पे अटैक किया। और सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट जो बाबर की लाइफ का था, दैट वाज ऑन 21 अप्रैल 1526। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत एंड ऑक्यूपाइड दिल्ली। क्योंकि इब्राहिम लोदी के साथ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, पानीपत की पहली लड़ाई
जो 21 अप्रैल 1526 को हुई थी, जहां पर इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है और बाबर ये जंग जीत जाता है। और इसी के साथ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत was the marked the foundation of मुगल डोमिन इन इंडिया। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से ही मुगल शासन का शुरुआत इंडिया में हो जाता है। और बाबर ने जब दिल्ली पे कब्जा किया, उसने अपने बेटी हुमायूं को आगरा भेज दिया और खुद अपने आप को उसने शहनशाह हिंदुस्तान का नाम दिया, एम्पियर ऑफ हिंदुस्तान अपने आप को दिया। इसके बाद बाबर जो है 4 साल तक जिंदा रहा और ऑन December 26, 1530 बाबर एट द एज ऑफ 40 मर जाता है। यानी जो एक ऐसी एज थी उसकी कि जब इसके बाद शुरुआत होती अपनी एम्पायर बढ़ाने की, लेकिन अचानक से उसकी मौत हो जाती है और उसको आगरा में पहले दफन किया जाता है और बाद में उसको काबुल ले जाते हैं। बाबर जो है, अगर उसकी हम जिंदगी की बात करें तो ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ अरबिक एंड पर्शियन and his mother tongue was Chagatai Turki. That is why he wrote his memories, जिसको हम तुज़ की बाबरी या ऑटोबायोग्राफी भी उसने लिखी थी, तुज़ की बाबरी, जिसको नाम बोलते हैं तुर्की लैंग्वेज में लिखी थी, जहां पर बाबर ने अपनी ज़िंदगी के सारे हालात कलम लिखे हैं, हिंदुस्तान की तारीख लिखी है। तो पहली हिस्ट्री जो मुगल डायनास्टी की हमें नज़र आती है वो है तुज़ के बाबरी, जहां पर मुगल डायनास्टी का सारा हमें हिस्ट्री मिलता है जो तुर्की लैंग्वेज में बाबर ने लिखी थी। तो ये था बाबर का एस्टिमेट। क्लियर हो गया सर? यस सर। यस सर, यस सर। जी सर। बाबर का बेटा था हुमायूं 1530 से लेकर 40 तक और बाद में 1555 से लेकर 6 तक। तो बीच में ये 15 साल जो है ये यहाँ का रूलर नहीं था, क्योंकि कहते हैं जो हुमायूं था, हुमायूं का मतलब होता है फॉर्चून, किस्मत वाला, लेकिन ये मुगल डायनास्टी के लिए अनफॉर्चुनेट रूलर रहा, क्योंकि इसी के दौर में शेर शाह सूरी ने हमला किया और जिस वजह से मुगल डायनास्टी एक बार फिर जो है डिस्ट्रॉय हो गई और हुमायूं को भागना पड़ा या अपने भाइयों के पास चला गया। और कहते हैं 15 साल तक ये फिर वॉन्डरिंग जंगलों में अपनी जान बचा रहा था और मुगल डायनास्टी की का जो कंट्रोल था वो शेर शाह सूरी के हाथ में आ गया। और इसी दौरान जो है हुमायूं की शादी हो जाती है। हुमायूं जो था, हुमायूं की शादी जो है हमीदा बेगम से हो जाती है और इसके बाद हुमायूं की जो बीवी है वो जन्म देती है अकबर को ऑन नवंबर 23, 1542 जो है हुमायूं का बेटा पैदा हो जाता है जिसको अकबर कहते हैं, अकबर द ग्रेट। और इस बीच जो है हुमायूं जंगलों में जिंदगी गुजारता था। बेटा पैदा होता है अकबर और इसके बाद जो है हुमायूं फिर अगेन जो है लड़ता है और वापस इसको अपना थ्रोन मिल जाता है, लेकिन ज़्यादा टाइम 6 मंथ्स के बाद ही उसकी डेथ हो जाती है। और बाद में हम देखते हैं कि जो हुमायूं था उसको हुमायूं टॉम जो बनाया था उसके अंदर उसको दफन किया जाता है और उसके बाद ये कमांड आ जाती है अकबर के हाथ में। इसलिए हुमायूं का कोई इम्पोर्टेंट कोई खास जो हम कहेंगे खास कंट्रीब्यूशन नहीं है मुगल डायनास्टी के अंदर। हालांकि काफ़ी सालों तक उसने रूल किया, लेकिन कहते हैं वो बड़ा शरीफ था, बड़ा अच्छा इंसान था, लेकिन अच्छा जर्नल और अच्छा फौजी या अच्छा डिक्टेटर या अच्छा रूलर वो नहीं बन पाया। बट स्टिल उसको भी पेंटिंग के साथ, पोइट्री के साथ और पर्शियन लैंग्वेज के साथ बड़ी मोहब्बत थी। लेकिन अब चूंकि वो अकबर द ग्रेट का फादर है हुमायूं, तो उसके बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है। अब हम आते हैं उस रूलर की तरफ जिसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान की हिस्ट्री में है। और मुगल डायनास्टी को अगर आज हम जानते हैं, मुगल उसको जानते हैं, मुगलों के कारनामे को जानते हैं, मुगलों के कंट्रीब्यूशन को जानते हैं, तो वो है बिकॉज ऑफ अकबर द ग्रेट। तो अकबर जो है बड़ा ही पॉपुलर, बड़ा ही ग्रेटेस्ट मोनार्क रहा है मुगल डायनास्टी का। और ही वाज द सन ऑफ हुमायूं एंड हमीदा बेगम एंड ही वाज बोर्न इन 1542। दैट इज वाई कि अकबर जो है यंग एज में एट द एज ऑफ 13 ईयर 4 मंथ 13 साल और 4 मंथ का था अकबर कि जब उसको हिंदुस्तान के इस बड़ी एम्पायर का जो है रूलर मुंतखब किया गया। लेकिन हालांकि वो छोटा बच्चा था तो खुद ऐसा कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन बैरम खान जो था वो उसका गार्डियन था, जो उसके साथ साथ चलता था, जो उसके साथ रूल करता था। और बैरम खान के साथ ही रहकर उसने जो है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जो हिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, बैरम खान रिप्रेजेंटेड अकबर इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत इन 1556 विद हीमू विक्रमदतिया हु लेड द अफगान फोर्सेस। तो ये हीमू के साथ जंग हुई थी अकबर की
हालांकि बैरम खान के पास कमांड थी और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत था, जिसमें अकबर को जो है जीत हुई और हिमू को जो है हार हुई। तो इस तरह से अकबर जो है बचपन से ही उसको तीर कमान सिखाना सीखना या लड़ाई लड़ना, इन चीज़ों में वो काफ़ी इंटरेस्टेड था और ये सारी ट्रेनिंग उसको बैरम खान ने दी। और इस तरह से जो है अकबर, अगर अकबर द ग्रेट है तो इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन बैरम खान का है। अब जब अकबर के हाथ में कमांड आती है तो वो शुरुआत क्या करता है, कॉन्केस्ट्स, वो हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों को फतह करने की सोचता है, क्योंकि अभी तक उसके कब्जे में काबुल से लेकर कश्मीर से लेकर पाकिस्तान दिल्ली तक वो कब्जे में था। लेकिन बहुत सारे ऐसे एरियाज थे, बहुत सारे ऐसे हिस्से हिंदुस्तान के थे जो अभी तक अकबर के कब्जे में नहीं थे। और अकबर चाहता था मुगल डायनास्टी को एक ग्रेट डायनास्टी बनाया जाए, सारा हिंदुस्तान, सारा सब कॉन्टिनेंट उसके कब्जे में आ जाए। और उसकी शुरुआत उसने की राजस्थान से, क्योंकि राजस्थान जो है ये बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट किंगडम मानी जाती थी। यहाँ पे राजपूत रहा करते थे, राजपूत रूलर यहाँ पे थे और यहाँ पे राजा बहरमल था। तो इसलिए अकबर ने उनके ऊपर जो है उनके साथ एक एग्रीमेंट किया, क्योंकि कोई लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि उसमें क्या हुआ, अकबर ने एक सौदा उनके साथ किया कि जो उसकी प्रिंसेस थी जोधाबाई, जिसको बाद में जोधा अकबर के नाम से जानते हैं, तो अकबर ने डिसाइड किया कि वो उससे शादी करेगा। और जब शादी का फरमान उनके पास आया तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और अकबर ने जो है इस हिंदू औरत से, जो एक हिंदू जोधाबाई थी, इसके साथ शादी की। हालांकि काफ़ी जो है कंट्रोवर्सी हुई, जो मुस्लिम वहाँ पे काजी थे या जो मुसलमान थे उन्होंने काफ़ी इसका विरोध भी किया। लेकिन अकबर चूंकि एक पॉलिटिशियन था, एक सेक्युलर मेंटेलिटी का बंदा था, वो चाहता था कि हिंदुस्तान के ऊपर मैं ज़्यादा देर तक रूल करूं, तो इसके लिए ये पॉलिटिक्स यूज़ करना जो है उसने ये पॉलिटिकल गेम खेली। जिस वजह से क्या हुआ, सारे राजपूत जो है उसके करीब आ गए और उसने क्या किया, जितने भी राजपूत थे उनको मुगल सर्विसेज में इंट्रोड्यूस किया और बड़ी बड़ी पोजीशंस उनको दी, क्योंकि राजपूत बड़े बहादुर माने जाते हैं। यहाँ से मुगल्स जो है ये भी बड़े बहादुर थे, तो ये चाहते थे कि राजपूत इनके साथ मिले। अगर राजपूत इनके साथ मिलते हैं तो इनकी एम्पायर बढ़ेगी। तो इसलिए ये शादी नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल, हम कहेंगे पॉलिटिकल गेम था। बाद में अकबर ने क्या किया, भगवान दास जो सन ऑफ राजा बहरमल था, यानी इसकी बीवी का भाई था, इसको अपॉइंट किया गवर्नर ऑफ लाहौर। और दूसरा सन था मान सिंह, जिसको अपॉइंट किया गवर्नर ऑफ बिहार, बंगाल। तो इस तरह अकबर ने जो है राजपूतों को अपनी मुगल डायनास्टी में जगह दी। राजपूतों को अपनी आर्मी, राजपूत की अपनी रेजिमेंट बनाई, उनकी आर्मी बनाई, उनको बड़े बड़े महलात दिए। जोधा अकबर को अपने महल में लाया। उसके साथ ये सौदा हुआ कि वो अपना मजहब चेंज नहीं करेगी, बल्कि अकबर ने उसके लिए अलग से एक कमरा रखा, टेम्पल, जहाँ पर वो अपने मजहब की पूजा वगैरह करती थी। ये चीज़ें आप फिल्मों में भी काफ़ी बार देख चुके हैं। तो आखिरकार जो है अकबर की डेथ हो जाती है 1605 में और उसको सिकंदरा यानी आगरा में दफन किया जाता है। अब अकबर के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बातें यहाँ जाननी है। इससे पहले सभी ठीक सुन रहे हैं? जी सर। यस सर। ठीक है। अकबर जो है ये सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं था, ये सिर्फ एक जंगी जवान ही नहीं था, बल्कि आर्ट और आर्किटेक्चर में इसको बड़ा इंटरेस्ट था, बड़ा एस्थेटिक मेंटलिटी वाला था, बड़ा शौकीन था, इन खूबसूरत चीज़ों को बड़ा पसंद करता था। जिस वजह से अकबर बिल्ट ए सीरीज ऑफ फोर्ट्स। उसका काम है कि उसने बहुत सारी जगहों पे बड़े बड़े किले तामीर कराए, फोर्ट्स तामीर कराए। और उसमें सबसे फेमस फोर्ट है आगरा का फोर्ट, जो वहां पे उसने बनाया, जो आज भी हम देखते हैं आगरा के अंदर बहुत बड़ा फोर्ट है, वो अकबर ने ही बनाया है। हिज अदर फोर्ट्स आर इन लाहौर एंड इलाहाबाद। इलाहाबाद में भी उसने बनाए, लाहौर में बनाए। इतना ही नहीं, अकबर आल्सो बिल्ट फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी जो है ये भी आगरा के अंदर बनी है और ये भी अकबर ने ही बनाई है। ही आल्सो बिल्ट ओन ही टॉम्ब। उसने अपना टॉम्ब भी बनाया सिकंदरा आगरा के अंदर, जहां पर अकबर दफन बाद में रहा, उसको किया गया, जिसको बाद में जहांगीर ने कंप्लीट किया। एंड अकबर आल्सो बिल्ट जहांगीर महल इन आगरा फोर्ट। तो इसने बहुत सारे फोर्ट्स बनाए, बहुत सारे किले भी तामीर कराए। और इसके साथ साथ पर्शियन लैंग्वेज के साथ उसको बड़ी मोहब्बत थी। और कहते हैं कि अकबर के ज़माने में जो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी, कोर्ट लैंग्वेज, वो थी पर्शियन। और पर्शियन के बहुत सारे पोइट थे, लिटरेरी पर्सनल थे, ग्रेट स्कॉलर थे। और जिस तरह फ़ारसी, असल में फ़ारसी जो है पर्शियन जो ईरान से आई थी, लेकिन इंडिया में इसके जानने वाले इतने पैदा हो गए कि
एक ज़माने में कश्मीर को भी ईरानी सगीर कहा कहते थे कि कश्मीर चूंकि अकबर के दौर में ही हिंदुस्तान का हिस्सा बना, तो कश्मीर में भी फारसी ज़बान जो है इतनी आम हो गई कि इसको ईरानी सगीर, छोटा ईरान के नाम से जाने लगे लोग। क्योंकि यहाँ पे मैं एक और बात जो है मैं ऐड करूंगा, वो ये कि अकबर के दौर तक हिंदुस्तान जो कश्मीर जो था, कश्मीर वाज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे अलग अपने रूलर्स हुआ करते थे। यहाँ पे जैनुल आबिदीन बदशाह था, यहाँ पे यूसुफ शाह चक था, अलग हमारे रूलर्स हुआ करते थे। लेकिन अकबर की हालांकि ख्वाहिश थी, क्योंकि ये खूबसूरत चीज़ों को पसंद करता था, तो इसलिए इसने ख्वाहिश की कि वो कश्मीर भी उसकी सल्तनत का हिस्सा बने। और उसने अपनी आर्मी कश्मीर भेजी और कश्मीर पे कब्जा करने की सोची, लेकिन एक दो बार उसने हमला किया तो कश्मीर को वो फतह नहीं कर पाया। फिर उसने एक पॉलिटिकल गेम खेली कि यूसुफ शाही चक यहाँ पे एक रूलर था, उसको वहाँ बुलाया, दावत पे बुलाया, कहा चलो हम दोस्ती करते हैं। और जब वो वहाँ चला गया तो उसको वहाँ पे अरेस्ट किया और फिर उसको कश्मीर जाने नहीं दिया। और दूसरे साइड से कश्मीर में आर्मी अपनी फौजी भेजे और कश्मीर को अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया। फिर ये कंटिन्यू उसके बाद जो है पार्ट ऑफ इंडिया रहा टिल टिल दिस 1947, जब तक अंग्रेज भी बाद में आए। तो ये अकबर के दौर में ही कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बना है। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ें ऐड कर दी। तो अकबर चूंकि बड़ा शौकीन था, कश्मीर पे भी उसने कब्जा किया, कश्मीर को अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया। तो इसके साथ साथ कहते हैं कि अबुल फजल वाज अ ग्रेट स्कॉलर एंड हिस्टोरियन ऑफ हिज पीरियड। अकबर के दौर का एक बहुत बड़ा स्कॉलर, एक बहुत बड़ा हिस्टोरियन जो है वो है अबुल फजल, जिसने आईन अकबरी और अकबरनामा लिखी है। ये बहुत बार पूछा गया है, आईन अकबरी एंड अकबरनामा। तो ये दोनों किताबें अबुल फजल ने लिखी है, जो अकबर के दरबार में एक स्कॉलर, एक हिस्टोरियन था, जिसको बाद में अकबर ने नवरत्न में भी शामिल कर दिया, जो आगे हम पढ़ेंगे। The translation of Mahabharata into Persian language was done under the supervision of Abul Fazi और बदरा अबुल फजल। तो अकबर ने क्या किया, माइक ऑफ करो। तो अकबर ने क्या किया, महाभारत का भी, क्योंकि ये मुसलमान था लेकिन महाभारत हिंदुओं की किताब है, तो महाभारत का इसने पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करवाया अबुल फजल के भाई से, अबुल फैज जिसको बोलते थे। उसके अलावा फ्रॉम द टाइम ऑफ अकबर हिंदी पोइट्स वर अटैच टू मुगल कोर्ट। कहते हैं अकबर का दौर जब आया तो हिंदी पोइट्स को भी, जो हिंदी शायर थे हिंदी जबान में, उनको भी लाया गया। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोइट जो माना जाता है हिंदी पोइट, वो था तुलसीदास। तुलसीदास बड़ा फेमस पोइट माना जाता है इंडिया का। ये इसको भी अकबर ने अपने दरबार में बुलाया और अपने दरबार में उससे उसकी शायरी सुनता था, हिंदी शायरी। और बाद में इसी तुलसीदास ने रामायण का भी ट्रांसलेशन किया हिंदी लैंग्वेज में, और ये भी अकबर की वजह से ही हुआ। इसके अलावा लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, अकबर ने पहली बार हिंदुस्तान में जो है बंदोबस्त सिस्टम, जब्ती सिस्टम जिसको बोलते हैं, जब्ती या बंदोबस्त सिस्टम, यानी यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है, रेवेन्यू जो है, इसको नापना, इसको मेजर करना शुरू किया। उसके अलावा अकबर की रिलीजियस पॉलिसी, अकबर खुद एक मुसलमान था, पहले पहले ये एक बड़ा स्ट्रिक्ट मुसलमान था, लेकिन बाद में इसका दिमाग चेंज हो गया और उसने कहा कि वी शुड गिव इक्वल राइट्स टू ऑल पीपल इर्रेस्पेक्ट ऑफ देयर रिलीजियस बिलीफ्स। हमें हिंदू मुसलमान सब इस सब को मिल के रखना चाहिए। और जब उसे जोधाबाई के साथ शादी की तो उसने कहा कि आप यहाँ पे जिजिया या जो पिलग्रिम टैक्स आप लेते हो इसको बंद कर दो, क्योंकि इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे जिजिया लागू किया था कि नॉन मुस्लिम से वो टैक्स लेता था, मुसलमानों से नहीं। तो अकबर पहला ऐसा रूलर था जिसने ये जिजिया बंद करवाया और पिलग्रिम टैक्स जो था इसको भी बंद करवाया। कहा किसी भी, चाहे हिंदू है मुसलमान, किसी से कोई अलग सा टैक्स नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये टैक्स बेसिकली नॉन मुस्लिम के लिए था, तो किसी भी नॉन मुस्लिम को टैक्स नहीं देना पड़ा। तो इस तरह से अकबर ने लिबरल प्रिंसिपल्स की जो पॉलिसी है वो अपनाई, यानी जो आज हम कहते हैं लिबरलिज्म या लिबरल थॉट, तो वो लिबरल प्रिंसिपल्स का एक एम्पायर उसने बनाई जिसमें वो हिंदू मुसलमान सबको मिल के रखता था। दैट इज वाई कि चाहे हम राजा तोदारमल की बात करें या बीरबल की बात करें, तो इनको अकबर ने बड़े पोस्ट्स दिए, जो कोई नहीं चाहता था कि इन हिंदुओं को या गैर मुस्लिमों को इस पे लाए, लेकिन अकबर ने ये कोई डिफरेंस नहीं रखी। इसके अलावा कहते हैं 1575 में अकबर ने एक हॉल बनाया जिसको इबादत खाना या हॉल ऑफ प्रेयर्स कहा जाता था, और जहाँ पर ये फतेहपुर सिकरी में उसने बनाया, जहाँ पर वो डिफरेंट स्कॉलर्स को, जो हिंदुइज्म
जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम को मानने वाले थे, तो उन सब को लाता था और उन सब के साथ डिस्कशन करता था, डिस्कशन डिबेट होता था, जहाँ पे सारे मजहब के लोगों को बुला के वो इनकी बातें सुनता था और डिबेट डिस्कशन में हिस्सा लेता था। और एक लास्ट बात जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे है वो है, इन 1582 ही सेट अप ए न्यू रिलीजन कॉल्ड दीन इलाही। अकबर ने एक नया मजहब भी बनाया जिसको दीन इलाही कहते थे या तौहीद इलाही, डिवाइन मोनोथिज्म, which believes in one God, जहाँ पे equal toleration, respect to all religions, or it contains good points of various religions. The Tawhid Ilahi was an order of sophistic type. It however virtually died with death of, यानी अकबर ने कहा कि भाई ये जो मजहब की आप बैरियर रखे हैं, हिंदू है, कोई मुसलमान है, हर कोई आप कहता है कि मैं ही सही हूँ, मैं ही गलत हूँ, तो अकबर ने कहा मैं एक कॉमन रिलीजन बनाना चाहिए, दीनी इलाही, जहाँ पर हर एक मजहब की अच्छी अच्छी बात हो, यानी एक अलग सा मजहब उसने बनाया जिसको मानने वाले भी, उसके जो लोग थे वो उसको मानते थे। बाद में अकबर के मरने के साथ वो खत्म हो गए। यानी यह इतना वो सेक्युलर मेंटेलिटी का था कि उसने एक रिलीजन भी जन्म दिया, कहा इसको दीन इलाही कहेंगे, जो एक कॉमन रिलीजन हो, सब का होगा। ये सारा जो है पॉलिटिकल उसका मकसद था। वो चाहता था कि हिंदुस्तान को यूनाइट करके रखे और यहाँ पर रूल करे जिसमें हिंदू मुसलमान सब उसके कंट्रोल में रहे। यहाँ तक क्लियर हुआ? जी Yes, सर। sir. इसके बाद अकबर्स नवरत्नस, तो 9 कोटियर्स और नोन एज अकबर नवरत्न, जो 9 ज्वेलर्स भी कहते हैं। यानी अकबर के दरबार में 9 ऐसे लोग थे जो अपने फन के माहिर थे, अपने फील्ड के बड़े एक्सपर्ट थे। तो अकबर ने इनको चुन चुन के लाया और अपने दरबार में रखा। यानी जिस तरह हम आजकल देखते हैं कि एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं, कि हालांकि हिंदुस्तान में तो ऐसा नहीं होता, यहाँ तो मैट्रिक बिलो मैट्रिक भी मिनिस्टर बन जाता है, लेकिन जो हम डेवलप्ड कंट्रीज देखते हैं, अगर हम यूएसए की बात करें, फ्रांस या जापान की बात करें, तो वहाँ पर जो इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर होता है, इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट होता है, उसको बनाया जाता है इकोनॉमिकल एडवाइजर। इसी तरह अगर कोई लॉ पढ़ने वाला है तो उसको लीगल एडवाइजर बनाया जाता है, यानी जो अपने अपने फील्ड के माहिर हो। लेकिन अकबर ने तब ये चीज की जिसको 9 ज्वेलर्स के नाम से, और इसको नवरत्न बोलते थे। ये नवरत्न कौन थे? पहला था अबुल फजल, जिसका आपने बना के एक हिस्टोरियन था जिसने आईना अकबरी लिखी थी। दूसरा था फैजी, एक ग्रेट पर्शियन पॉइंट था जो अबुल फजल का जो है भाई था, जिसने महाभारत का ट्रांसलेशन पर्शियन लैंग्वेज में किया। इसी तरह तानसीन, एक ग्रेट म्यूजिशियन माना जाता है, इंडिया का एक ग्रेट म्यूजिशियन तानसीन, ये भी नवरत्न में शामिल था। और साथ ही राजा बीरबल, बीरबल की कहानी आपने सुनी होगी, ये बड़ा ही ज़हीन हिंदू महेश दास इसका नाम था, तो इसको राजा बीरबल के नाम से बुलाया अकबर ने, और इसको भी अपने दरबार में जगह दी, नवरत्न में शामिल कर दिया। राजा तोदार मल, तो राजा तोदार मल जो था ये रेवेन्यू सिस्टम जानता था, यानी ये जो तहसीलदार आजकल होते हैं पटवारी, तो ये इस चीज का एक्सपर्ट था, इसको भी अपने नवरत्न में शामिल कर दिया। राजा मान सिंह जो एक जर्नल था, आर्मी का जर्नल, इसको भी अपने नवरत्नों में शामिल कर दिया। फकीर अजीउद्दीन जो एक सूफी स्कॉलर था, इसको भी एक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी, ही वॉज द एडवाइजर ऑफ अकबर, इसको भी शामिल कर दिया। इसी तरह अब्दुल रहीम खान खाना जो बैरम खान का बेटा था, इसको भी, ये भी एक ग्रेट पॉइंट था, तो इसको भी शामिल कर दिया। मिर्ज़ा अजीज़ कोका, ये भी एक जो है कहते हैं ये इसका फोस्टर ब्रदर था, यानी दूध भाई था, तो इसको भी शामिल कर दिया। तो इस तरह से ये 9 रत्न जो थे अकबर के, ये बड़े जो है बड़े काबिल लोग थे, हर एक फील्ड के माहिर थे, जिनसे अकबर एडवाइस लेता था, और जिस बेस पर अकबर द ग्रेट इसको कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं लोगों की बदौलत, इन्हीं लोगों के मशवरे से अकबर जो है अपनी हुकूमत चलाता था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। जी सर। तो अकबर का दौर जब खत्म हुआ, मुगल डायनास्टी आफ्टर अकबर, तो अकबर के बाद जो रूलर आए, जिसमें जहांगीर हो या शाहजहां हो या औरंगजेब हो, ये इतने स्ट्रांग रूलर्स नहीं थे जितना अकबर था या जितना बाबर था। लेकिन स्टिल जो है जहांगीर का दौर जो है, ये बहुत ही खूबसूरत दौर था हिंदुस्तान की हिस्ट्री का, क्योंकि जो कल्चर हम देखते हैं, जो यहाँ की पोइट्री है, जो बड़े बड़े महल बनाए गए, या जो खूबसूरती आप हिंदुस्तान के अंदर देखते हैं, ख़ास तौर से अगर हम कश्मीर की बात करें, क्योंकि जहांगीर जो है, जिसको सलीम के नाम से भी जानते थे, 1605 से लेकर 1627 तक ये हिंदुस्तान का रूलर था। और इसकी जो है
इसकी शादी हुई थी नूरजहां के साथ। बड़ी फेमस ये स्टोरी पड़ी है, आपने सुनी है, देखी है फिल्मों के अंदर भी। तो मुगल आजम फिल्म अगर आपने देखी होगी तो नूरजहां की तो पूरी वहां पे आपको जहांगीर नूरजहां की सारी स्टोरी आपको मिलेगी। तो नूरजहां के साथ इसने शादी की थी, और उसके बाद जब इसने एम्पायर संभाली तो इसका जो है काफ़ी ज़्यादा इसको ये क्लोज रहता था। ख़ास तौर से इसको शौक था खूबसूरती, ये जो नेचुरल ब्यूटी है, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी से इसको काफ़ी ज़्यादा प्यार था। इस वजह से ये अक्सर कश्मीर आया करता था, और कश्मीर से इसका दिल ही नहीं, कहते हैं कि इसी ने वो कहा था कि अगर फिरदौस बरोए ज़मी अस्त हमी अस्तो, तो कश्मीर के बारे में इसने कहा था कि ये शार, हालांकि इसका तो नहीं है, ये कहते हैं कि ये अमीर खुसरो ने कहा था, लेकिन जहांगीर अक्सर कश्मीर को देखकर ये शार बोलता था कि अगर जन्नत कहीं पे है तो वो कश्मीर है। तो बहुत बार वो कश्मीर आया और कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा टाइम वो गुजारता था। इसीलिए शालीमार बाग हो या निशात बाग हो, ये दोनों बाग जो है ये कश्मीर के अंदर इसी ने बनाए हैं, जहांगीर ने। और जहांगीर ने अपनी जो है ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है, जिसको तुज़ के जहांगीरी कहते हैं पर्शियन लैंग्वेज में। तो इसने वो किताब भी लिखी है, और एक डिक्शनरी भी इसने फ़रहंग जहांगीरी लिखी थी। मैंने ये पढ़ने लिखने का इसको बड़ा शौक था, पोइट्री से इसको बड़ी प्यार मोहब्बत थी, और नेचुरल ब्यूटी को ये काफ़ी पसंद करता था। और इसी तरह से मोती मस्जिद लाहौर में इसने बनाई है। इसी तरह कहते हैं कि आर्ट हो, ये जो मुगल पेंटिंग है या आर्ट है, इसको भी काफ़ी ज़्यादा इसने जो है प्रमोट किया, काफ़ी ज़्यादा इसकी शोहरत हुई, हर जगह से ये पेंटिंग का काफ़ी शौकीन था। तो इसका दौर ज़्यादा इसी चीज़ों में गुजरा जो जहांगीर था। तो इसके बाद जहांगीर के बाद शाहजहां आता है 1628 से लेकर 1658 तक। और शाहगी जहांगीर जब हिंदुस्तान का रूलर बना तो ये आगरा में इसने फोर्ट बनाया, और आगरा के अंदर ये जो है इसकी शादी हुई थी मुमताज़ महल के साथ, जिसके नाम पे इसने बाद में ताजमहल भी बनाया। और जहांगीर का ही दौर था जब हिंदुस्तान में जो है गोल्डन एज कहा जाता है। जहांगीर एज इज कंसिडर्ड द गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर, क्योंकि जहांगीर ने भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें हिंदुस्तान में बनाई, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ताजमहल, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो इसने अपनी बीवी के लिए बनाया था, जो 1631 में शुरू हुआ और 22 साल इसको लगे थे। और यहाँ पर भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि बाद में उन उन दोनों कारीगरों के इसने हाथ भी काटे कि कहीं ये दूसरा ताजमहल ना बनाए, क्योंकि ये चाहता था कि सारी दुनिया से लोग जो है इस ताजमहल को देखने आए, ये वंडर्स में शामिल, और ऐसा हुआ भी। आज तक हम देखते हैं 400 साल हुए हैं अभी तक, तो 400 साल होने के बाद भी ये ताजमहल बराबर उतना ही खूबसूरत लगता है, वैसा ही चमकता है जैसा उस ज़माने में चमकता है। वाकई एक वंडर है उसने बनाया। तो इसी तरह से शाहजहां के दौर में जो है उसने अपना महल जो बनाया था, शीश महल, तो वहाँ पर उसने सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो थी मोती मस्जिद जो आगरा में बनाई, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है जामिया मस्जिद दिल्ली, जो रेड फोर्ट है, रेड स्टोन से उसने बनाई। जामिया मस्जिद दिल्ली की हम बात करें तो ये हिंदुस्तान की बड़ी मस्जिद मानी जाती है, मेन कैपिटल दिल्ली में, आज आपने देखी होगी, तो ये भी इसी ने बनाई थी। न सिर्फ जामिया मस्जिद बल्कि जो रेड फोर्ट आप देखते हैं लाल किला दिल्ली का, जहाँ पे हिंदुस्तान का झंडा लहराया जाता है 26 जनवरी को, बड़ी तकरीब होती है, तो ये रेड फोर्ट भी बनाया हुआ है शाहजहां का। इसी तरह उसने शालीमार गार्डन बनाया था लाहौर के अंदर। इसी तरह बहुत सारे कितनी चीज़ें हम कहेंगे कि जो उसने बनाई थी। और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज उसने पीकॉक थ्रोन उसके सर पे होता था, और जिसको तख्त ताबूस उसने बनाया था, जहाँ पे सबसे कीमती हीरा, जिसको कोहिनूर हीरा कहते हैं, वो उस ताज में लगता था, जो बाद में यहाँ से नादिर शाह ले गया और इस वक्त वो ब्रिटिश म्यूजियम में है। तो इसको भी बड़ा शौक था इन चीज़ों में, यानी सिर्फ हुकूमत ही नहीं की, रूल ही नहीं किया, बल्कि हिंदुस्तान को सही सही माने में उसने एक दुल्हन की तरह सजाया। और आज अगर हिंदुस्तान कुछ चीज़ों पे फ़ख्र करता है, ये खूबसूरत जगहें हमारे पास, ये खूबसूरत बिल्डिंगें हमारे पास है, तो ये सारा जो है इन्हीं मुग़ल यानी शाहजहां की वजह से है। और कहते हैं कि इसने भगवत गीता का भी जो है ट्रांसलेशन पर्शियन लैंग्वेज में करवाया था। लेकिन शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकू, शुजा, औरंगज़ेब और मुराद बख्श, जिनके बीच में शाहजहां के दौर में ही जो है तख्त पे कब्जा करने की जो है लड़ाई शुरू हुई। और बाद में जब औरंगज़ेब ने उन सारे भाइयों को ख़त्म किया, उनको मार दिया और ख़ुद वो रूलर बना,
तो उसने शाहजहां को भी अरेस्ट किया और शाहजहां को बंद रखा कमरे में, जहां उसकी बेटी नूरजहां जहां आरा जो है उसकी खिदमत करती थी। और 1666 में वो बुजुर्गी की हालत में जो है इस दुनिया से चला गया और उसको भी ताजमहल के अंदर अपनी बीवी के साथ दफन किया गया। ठीक है, जी सर। तो यहाँ तक ये शाहजहां का किस्सा खत्म हुआ। इंशाल्लाह कल हम औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ ये मुगल डायनास्टी का कल हम एंड करेंगे। ठीक है, ठीक है ओके सर। ओके सर।